अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम एवरीबॉडी। ये बड़ा चंद एक क्वेश्चन घर के लिए कहते हैं यार, कल वाली बातें जहन में आए। बीच में 2-3 क्वेश्चंस घर के लिए कहते, इश्यू तो नहीं बना कोई? बेटा प्लीज अली रजा ऐसे बेटा ना करें, कंसंट्रेशन से काम करें। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हरगिज बीडी में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डब्ल्यूडीवी बना के वर्किंग करनी है। मिस्टर अली रजा ऐसे प्लीज हवा में बात बेटा बात नहीं करें यार, पूरी डिटेल में डिस्कशन होगी। जी मिस्टर अली रजा, ओके ना करिए यार, अब ये बातें बस करें यार। अली रजा, जी बेटा कोई और क्वेश्चन किसी का? देन माय डियर हम इसी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं फिर यार, अगर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा। जी क्वेश्चन नंबर 3 में 4 सालों की बड़ा वर्किंग है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मेथड यूजिंग बोथ फॉर ईच ऑफ द 4 इयर्स। लिखा हुआ था, ठीक है सर? ये एंड में जरा पढ़िएगा सेकंड लाइन में। सर जी क्या ब्रॉड डाउन का मतलब मिस्टर उमर ये है कि ये वो एसेट्स हैं जो साल के शुरू में, तो ब्रॉड डाउन वाले एसेट्स भी तो पूरा साल यूज हुए। ये मिस्टर उमर ठीक है? ब्रॉड डाउन का मतलब है साल के शुरू में एसेट्स है, और साल के शुरू वाले भी पूरा साल यूज हुए हैं, साल वाले के शुरू वाले पूरा साल यूज हुए हैं। और अगर कोई नया एसेट आया बीच में तो वो फिर डेट वाइज डेप्रिशिएट होगा। तो अगर आपके पास कोई गाड़ियां हो, फॉर एग्जांपल साल के शुरू में 2 हैं, फिर आप साल के दौरान एक और ले लें, तो क्या साल के शुरू वाली 2 गाड़ियां भी इस साल यूज होने से डेप्रिशिएट होंगी, और जो नहीं ली है वो भी यूज होने से डेप्रिशिएट होगी? ठीक है मैं देन काइंडली बेटा अपने पेज नंबर ढूंढना है जरा, पेज नंबर 78। अपनी इसी डिस्कशन को अब हम आहिस्ता आहिस्ता जरा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। और बेटा प्लीज अब डब्ल्यूडीवी कॉस्ट नहीं होगी, डब्ल्यूडीवी भी पे रेट लगना है। साके शोएब इसमें बात में बेटा ये क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क्स हटने चाहिए। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स फिर रेट डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होता है। कोई डब्ल्यूडीवी को कॉस्ट नहीं कह रहा माय डियर, ना करो शोएब, कैसी बातें कर रहा है इस टाइम? ये तो बेटा पता नहीं कितनी दफा बात रिपीट होगी। मिस्टर शोएब ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, ऑनवर्ड ईयर्स में डब्ल्यूडीवी से ही मल्टीप्लाई होता है, उसे कोई कॉस्ट नहीं कहना। कॉस्ट वही होती है जिस पे आपने खरीदा हो। देन बेटा आपको एक हेडिंग मिलेगी पेज नंबर 78 पे, 78 सॉरी, कॉस्ट ऑफ अ, ये जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट। और नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल में हम आजकल क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो व्हाट डज दिस हेडिंग मींस? थोड़ी जरा बातें मेरी पहले वैसे सुन लें, फिर मैं वहां से पढ़ता हूं जो आपके पास लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ एन आइटम, कंसंट्रेट, शुरू हो जाए। कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए इन वर्ड्स का मीनिंग ये ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक टर्म है जो यूज की जाती है उन एसेट्स के लिए जो हेल्ड फॉर यूज हो और दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर।
इसकी एग्जांपल्स में रखनी 3-4 हमेशा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट, व्हीकल्स एक्सेट्रा। मतलब अब बात ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मशीन खरीदी है तो उसकी कॉस्ट का कैसे पता चलेगा? कोई आपने बिल्डिंग खरीदी है तो उसकी कॉस्ट का कैसे पता चलेगा? कोई व्हीकल खरीदी है तो कॉस्ट कैसे पता चलेगा? मैं कहना ये चाहता हूँ, आपको लग रहा होगा कि बात बड़ी सिंपल है, और बाकी है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा सा बस सोच लें। आप फॉर एग्जांपल अज्यूम करें, एक छोटी सी पहले एग्जांपल जो कॉमन हमने देखी हुई है। लेट्स अज्यूम आप एक एयर कंडीशनर खरीद के अपने घर में उसे इंस्टॉल करके यूज करना चाहते हैं। तो एयर कंडीशनर, एसी आप अगर परचेज करेंगे किसी शॉप से, तो एक तो बेटा उसकी परचेज प्राइस होगी, लेट्स फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 70,000 उसकी परचेज प्राइस है। लेकिन बेटा देन उस एयर कंडीशनर को आपने पहले अपने घर लेके आना है, तो उस शॉप से लेके घर लाने तक का अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ तो वो कैरिज इनवर्ट्स के तौर पे आपके जहन में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए उस गाड़ी वाले ने ले लिया, जिस गाड़ी वाले ने फिर शॉप से आपके एसी घर पहुंचा दिया। लेकिन अब अगर आपने उस एसी को यूज करना है तो फिर आपको वो एसी किसी को बुला के इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, उसकी कोई वायरिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। तो लेट्स अज्यूम अगर 70,000 परचेज प्राइस थी, 2,000 कैरिज कॉस्ट थी, और एसी जो इंस्टॉल करने आया 1,000 रुपीज उसने फॉर एग्जांपल ले लिए, 2,000 रुपए की फॉर एग्जांपल को वायरिंग वगैरह आपने करवाई तो उसकी कॉस्ट आ गई। जब एयर कंडीशनर उस कंडीशन में आ जाएगा कि आप उसे रिमोट का बटन दबा के ऑन कर सकें, उस पोजीशन में लाते 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 जितनी कॉस्ट इंकर होगी वो सारी कॉस्ट फिर एयर कंडीशनर की कॉस्ट में ऐड हो जानी चाहिए, होपफुली लॉजिकली। तो मीन 70,000 प्लस 2,000 कैरेज इनवर्ट्स, 1,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड 2,000 फॉर एग्जांपल वायरिंग एक्सेट्रा चार्जेस। तो आप ये नहीं कहेंगे कि एसी आपको 70,000 का पड़ा है, इनफैक्ट एसी आपको टोटल मिला के 75,000 का पड़ गया है। तो मींस कॉस्ट आप 70,000 नहीं कहेंगे बेटा, आप कहेंगे कॉस्ट इज फाइनली कॉस्ट इज 75,000। मेरी बात समझ आई है किसी को? सबको क्लियर होगी? है कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? बाकी एग्जांपल्स मैं अभी बेटा और डिस्कस करता हूँ, यहां तक अगर कंफ्यूजन है तो बता दें, नहीं है तो थोड़ा सा बता दें, अगर है तो बता दें, नहीं है तो वाई लिख दें। बेटा मुकीत जरूरी नहीं, लेकिन बेटा मौज आप इस वक्त नहीं, कहीं टाइम पे आया करें, इस तरह ना करें, छोड़ दें इस वक्त, एंड में फिर अगर टाइम मिला तो पूछेगा। अब बेटा इसी बात को जो मैंने छोटी सी आपके सामने रखी है, इसी बात को जरा बिजनेसेस के एंगल से सुनिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल इसको चले एक समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई बिल्डिंग, कोई मशीनरी है, कोई मशीनरी है जिसको आपने बिजनेस में यूज करना है। अब मशीनरीज भी बड़ा दो तरह की हो सकती हैं। नंबर वन, लोकल परचेज ऑफ मशीनरी। लोकल परचेज का यहाँ मतलब मेरा इस तरह से है कि विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ही आपने चीजें, पाकिस्तान में से ही आपने चीजें खरीदी। लेकिन कभी कभी ये इंपोर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है एक्सपोर्ट, वो होता है चीजें बेचना बाहर के मुल्कों में। लेकिन एक वर्ड होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है किसी पाकिस्तान से बाहर से किसी फॉरेन कंट्री से चीजें खरीदना। तो इंपोर्टेड परचेज ऑफ मशीनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक मशीनरी है, लोकल परचेज, इंपोर्टेड परचेज। थोड़ी सी मेरी बात जरा कंप्लीट हो लेने दो। अब लेट्स अज्यूम हमारी जो फैक्ट्री है वो लाहौर में है, जहां हम इस मशीनरी को यूज करना चाहते हैं, और जो मशीनरी का सप्लायर है
वो सपोज कराची में, तो अगर विद इन पाकिस्तान आप कहीं से भी खरीद रहे हैं तो ये लोकल परचेज कहलाएगी। इस केस में अगर मैं मशीनरी की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहूँ तो जस्ट टू विजुअलाइज यू, एक तो सबसे पहले बेटा वो परचेज प्राइस होगी जो आप सप्लायर को पे कर रहे हैं। तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन लेट्स अज्यूम 15 लाख रुपए की मशीनरी है। अब सप्लायर कराची में है, फिर इनिशियली आपकी इस मशीनरी ने कराची से लाहौर आना, तो ट्रांसपोर्टेशन इन कॉस्ट इंकर होगी, लेकिन इसे कैरिज इनवर्ड्स कहेंगे। लेट्स अज्यूम 10,000 इज कैरिज इनवर्ड्स फ्रॉम कराची टू लाहौर। इसी के लिए एक और मैंने नोट करते रहेगा, बल्कि शायद लिखा भी दिखा देता हूं मैं, फिलहाल सिर्फ सुन लीजिएगा। कैरिज के लिए, बल्कि आपको याद हो शायद, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को फ्रेट कॉस्ट भी कहते हैं, लेकिन फ्रेट इनवर्ड्स कैरिज इनवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब विजुलाइज करते रहेगा, कराची से अब लाहौर आ गई, आपकी फैक्ट्री में आ गई, लेकिन बेटा ये एज इट इज इसने अभी यूज नहीं होना, इसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने एसी की एग्जांपल दी है, वायरिंग वगैरह करानी पड़ेगी, इसे वर्किंग कंडीशन में लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको फर्दर खर्चे करने का पड़ सकते हैं। समटाइम्स एक असेंबली कॉस्ट भी होती है। असेंबल करने का मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ देना। समटाइम्स जो मशीनरीज वगैरह होती हैं ये डिफरेंट बॉक्सेस में अलग-अलग पार्ट्स में होती है, जिसको फिर बाद में इकट्ठा करना पड़ता है। मतलब फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इस वक्त मेरे कैलकुलेटर का जरा इसका है वो इसका कवर, कैलकुलेटर का कवर, चलें वैसे ही अगर विजुलाइज करें इस वक्त पानी मुझे तरह, आपका जो कैलकुलेटर है इसका कवर भी है, अगर ये अलहदा हो, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर अलहदा है कवर अलहदा है, आप इसे कैलकुलेटर के ऊपर कवर कर चढ़ा दें तो ये जिसको इकट्ठा करेंगे दिस इज कॉल्ड एज असेंबली कॉस्ट। तो अगर मशीनरी भी अलग अलग पार्ट्स में है तो उसको फिर असेंबल करवाना पड़ता है। अब मशीनरी के पार्ट्स ये नहीं कि आपने खुद उठाने और जोड़ देने, इसके लिए कोई आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, कोई मजदूर वगैरह होंगे, फिटिंग कॉस्ट, ठीक है, किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो फिट करेगा ये। तो लेट्स अज्यूम अगर एक फिगर के तौर पे सोचा जाए तो लेट्स अज्यूम असेंबली कॉस्ट 15,000, फिटिंग चार्जेस, सही कह रहे हैं अली साहब, असेंबली कॉस्ट फिटिंग चार्जेस, मशीन के अगर पार्ट्स हैं अलग अलग हैं और उनको इकट्ठा करना है जोड़ना है, फिटिंग कॉस्ट कहना। देन फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन है, इसके लिए भी कुछ लोग होंगे, स्पेशलाइज मशीनें अगर होंगी तो शायद एक्सपर्ट्स हों, तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वायरिंग कह रहे हैं, वायरिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, फिगर्स अज्यूम कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 7500 ये। तो इन अदर वर्ड्स मशीनरी को वर्किंग कंडीशन में लाते लाते जितने खर्चे हो जाएंगे, मशीनरी को इस हाल में लेके आना कि वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, हेल्ड फॉर यूज हो जाए, यूज के काबिल हो जाए, उस सिचुएशन तक लाते लाते, काबिल इस्तेमाल हालत तक लाते लाते जो कॉस्ट इंकर होंगी उन सब को आप एड अप करके एसेट की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ऑन द बेस ऑफ दीस फिगर्स, 15 लाख प्लस 10,000 प्लस 15,000 ले हो गया 25,000, 32,500, तो 15 lakh 32,000 will be called as cost of this machine। और देन बेटा अगर कोई स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये 15,32,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू इफ एनी, देन डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो ये 1532 मल्टीप्लाई बाय रेट होगा, रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट यूज होगी। सम ऑफ डिजिट्स है, प्रोडक्शन यूनिट सब मशीन और मेथड है, तो दिस इज फाइनली कॉल्ड एज cost of the machinery। तो cost doesn't only means purchase price, it includes all cost incurred to bring the asset into working condition। बात क्लियर है सबको? जी गौर साहब हो सकती है, लेकिन बहरहाल एक दो वर्ड्स एक्स्ट्रा भी सुनना। और बेटा प्लीज क्यों कह सकते हैं यार उमर, प्लीज नहीं कहना, जो उसका नाम है प्लीज वो है यार, अपनी मर्जी से कॉस्ट ऑफ सेल कहना शुरू कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ सेल कहां से आ गई? इट इज कॉस्ट, तो 153 to 500, ठीक है सर मैं 500 लिख लेता हूं, ठीक है सर। अब इसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा नोट जरूर कीजिएगा इसे, लेकिन मेरी जरा एक और एग्जांपल सुनना। अगर हम इंपोर्ट्स के एंगल से बात करें तो इंपोर्ट का मतलब होता है पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं तो पाकिस्तान के अलावा अगर किसी मुल्क से आप खरीद रहे हैं तो ये इंपोर्ट है।
तो फॉर एग्जांपल वंस अगेन एक एग्जांपल के तौर पे उसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड हो जाती हैं, वो मैं आपको जरा आइडिया दे दूं। आज लाहौर में फैक्ट्री आपकी है, सप्लायर फर्स्ट करें जापान में, कुछ जापानीज मशीन है, तो आपका सप्लायर जापान में मौजूद है। देन माय डियर वंस अगेन कंसंट्रेट करें, परचेज कॉस्ट आप सप्लायर को पे करेंगे पाकिस्तान से बाहर, फिर वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन होती है। फर्ज करें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 30 लाख रुपए की मशीनरी है, आप सप्लायर को पे करेंगे जापान में। अब एक कॉन्सेप्ट फिर ये बनेगा कि जापान से अब ये गुड्स मशीनरी जो है इसने लाहौर तक पहुंचना है, लेकिन नॉर्मली बेटा ये बाय एयर चीजें इसलिए नहीं आती क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आ जाती है। बाय एयर अगर चीजें भेजी जाएं तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो जनरली बाय शिप की गुड्स आती हैं। तो अब बाय शिप आएंगी तो लाहौर के इर्द गिर्द तो समंदर है नहीं, तो पहले फिर ये गुड्स नॉर्मली कराची पोर्ट पे पहुंचेंगी, फिर वहां से लाहौर आएंगी, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ये वाली इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें फिर सी फ्रेट का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जापान से कराची पोर्ट तक लाते लाते, कराची की बंदरगाह जो है, ठीक है, तो वहां तक लाते लाते जो सी में बाय शिप ट्रेवलिंग कॉस्ट होगी वो सी फ्रेट है, कैरेज इनवर्ट्स टाइप चीज है, लेट्स सी 50,000 ये कॉस्ट है। फिर जब गुड्स कराची पोर्ट पे पहुंचती हैं तो गवर्नमेंट जो है जब चीजें इंपोर्ट की जाएं तो उसमें फिर कुछ टैक्सेस को कलेक्शन करती है। असल में जिस तरह छोटी सी चंद एग्जांपल्स, आप लोग मोबाइल कार्ड कभी लोड करवाएं तो 100 रुपीज पे करते हैं, लेकिन बैलेंस अराउंड कितना आता है सर आजकल? बैलेंस अराउंड 86 आता है, तो बाकी 14 रुपीज अराउंड किधर गए? वो गवर्नमेंट ने टैक्स काट लिया। तो हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में टैक्स देने का कल्चर नहीं है, लोग टैक्स देना नहीं चाहते, इसलिए गवर्नमेंट का फिर जहां बस चलता है गवर्नमेंट वहां टैक्स ले लेती है। जहां गवर्नमेंट को पता होता है लोगों ने बाद में टैक्स देना नहीं, जहां दिल करता है वो गवर्नमेंट टैक्स काट लेती है। और क्योंकि हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी गवर्नमेंट है, देयरफॉर हमें कोई इतराज भी नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान हमारा है, तो जितना भी टैक्स कट जाए इस पर हमें कोई टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मोटर बाइक्स में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तो आप लोगों ने, अब तो मीडिया का जमाना है, ये सुना होगा कि एक पेट्रोल के लीटर पे भी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स भी, इनकम टैक्स के नामों से भी पैसे लेती, हालांकि ना सेल हुई ना परचेज हुई, डिफरेंट नामों से गवर्नमेंट टैक्स लेती रहती है। इसी तरह गवर्नमेंट का फिर जैसे ही बस चलता है, जैसे ही चीजें इंपोर्ट की जाती हैं पाकिस्तान में आती हैं, तो पोर्ट पे गवर्नमेंट ने अपने कस्टम डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट उस मशीनरी की वैल्यू पे या गुड्स की वैल्यू पे टैक्स काटना शुरू हो जाती है बाय द नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, या टैक्सेस का नाम है, एक टैक्स का नाम है कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। फॉर एग्जांपल अगर 40,000 रुपीज आपने पे किए, या एसेट वाइज होता है, वो डेफिनेटली हमारी बहस का हिस्सा नहीं है। तो अब हमने अगर ये चीजें पाकिस्तान लाके इस्तेमाल करनी है तो हमें ये ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी, तो ये भी फिर कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और भी बहुत कुछ होता है, मैं आज सब कुछ नहीं बता रहा, आहिस्ता आहिस्ता और खोलूंगा चीजें। देन उसके बाद बेटा अगर कराची पोर्ट पे आपने पे कर दी तो अब आप पाकिस्तान में आए, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, लोकल कैरेज इनवर्ट्स फ्रॉम कराची टू लाहौर, लेट्स अज्यूम 10,000 था। फिर वंस अगेन अगर ये मशीनरी पार्ट्स में है तो असेंबली चार्जेस, इट मीन वो चीजें तो अपनी जगह होंगी जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ेगी अगर आप ये चीजें इंपोर्ट की हैं। तो बहरहाल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन एज मैनेजमेंट इज इंटेंडेड यूज, उस कंडीशन में लाने के लिए जिस कंडीशन में एसेट प्रॉपर्ली इस्तेमाल हो सके, जो सारी कॉस्ट इंकर होती है वो सारी मशीन की कॉस्ट में या किसी भी एसेट की कॉस्ट में फिर एड अप होकर टोटल कॉस्ट बनेगी। बहरहाल आई होप कि मैंने जो बोला है, जिन चक्रों में बेटा आप लोग पढ़ जाते हैं ये बहुत ज्यादा है, वो आप टैक्स में पढ़ेगा। सर मुझे यकीनन टैक्स आपसे बहुत थोड़ा सा आता है और आपको यकीनन मेरे से ज्यादा बेहतर चीजें पता है, लेकिन जो अकाउंटिंग में जरूरत है बस उतना वहां तक मैं रिस्ट्रिक्ट रहूंगा। जिन चक्रों में आप पढ़ जाते हैं ये बहुत गलत एटीट्यूड है, आप साथ साथ रहें, इंशाल्लाह सब कुछ समझ आ जाएगा। मुझसे सवाल ये पूछना शुरू हो गए हैं कि सर ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, इसका कोई अगर कॉन्सेप्ट यहाँ जरूरत होती तो मैं यकीनन बताता। शहाब ने मेरी वो बात सुनी नहीं,
जो मैंने बताई है, अपनी अपनी एग्जांपल्स दे रहे हैं सर जी। टोल टैक्स भी हो सकता है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट मैंने लिख तो दिए, इंस्टॉल करने के खर्चे। तो इसको जरा थोड़ा सा अपने पास नोट कर लें। अपने पास जरा किस पेज पे एक हेडिंग बना लें, कॉस्ट ऑफ प्लांट इक्विपमेंट, और किसी एक मशीनरी के एंगल से अपने पास कर लें। फिर जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हमसे फर्दर एक्सप्लेन करें। जी यकीन सर जी, टोल टैक्सेस वगैरह भी होते हैं। बट मुकीद अगर इकट्ठा दिए होगा तो आप इकट्ठा प्लस कर लीजिएगा, अलहदा होगा तो प्लीज अलहदा अलहदा प्लस कर लीजिएगा। जी मेरा जहूर साहब ना करें ऐसी बात है, खुदा के लिए मशीनरी बताएं, प्लीज मशीनरी बताएं। और सभी चीजों को फिट करने के खर्चे हैं असल, इंस्टॉल करने का मतलब था फिटिंग चार्जेस यार। प्लीज एसी को फिट करना है यार। जहूर साहब मशीनरी अगर है तो बताएं, अमाउंट्स इनकम स्टेटमेंट में आएंगी या बैलेंस शीट में आएंगी? मशीनरी एक एसेट है या एक्सपेंस है? जी मिस्टर जहूर, तो बेटा एसेट प्लीज बैलेंस शीट में आएगा यार। और कुछ सर सवाल? तला उसको बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, जो मैं इंग्लिश में बोल रहा था वो बुक पे लिखा नजर आएगा भी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ऑल अमाउंट्स इनकम टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, ये जो वर्ड्स मैंने भी बोले हैं वो भी आपको नजर आ जाएंगे, तो इसकी टेंशन ना लें, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें। जी माय डियर, कोई क्वेश्चन किसी का हो? डेफिनेटली मुमताज हुसैन साहब, जो टोल टैक्सेस फरमा रहे हैं बात ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कराची से लाहौर तक अगर लाना है तो रास्ते में अगर फॉर एग्जांपल आपने मोटरवे के थ्रू ट्रेवलिंग की है तो उसके टोल टैक्सेस भी आ जाएंगे। फिर नॉर्मली ये जो दरियाओं पे पुल बने होते हैं इनके भी टोल टैक्सेस हैं, फिर एक से दूसरे शहर में जाते हुए भी खर्चे हैं, ये सारे ट्रेवलिंग कॉस्ट कैरी जेनवर्ड्स टाइप हो जाएगी। फ्रेट सर। जी डियर, नोट करके जरा बताते जाइए, स्पीड अप हो रहे हैं, स्पीड अप हो रहे हैं। कल आप में से बहुत से हजरात नहीं थे यार। सर जी इरेगुलर स्टडीज से फायदा कोई नहीं होना है। कल आप में से बहुत से हजरात क्यों नहीं थे, क्या इशू था? और बेटा वो ऑक्ट्राई चार्जेस यही होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बहरहाल हमजा, अगर कभी भी कोई क्लास रह जाए तो आई एम अज्यूमिंग अगर लाइव क्लास रह जाए तो आप फिर अपने किसी भी कन्वीनियंट टाइम पे रिकॉर्डेड क्लास ले लेते हैं। ये मैं हरगिज एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आपने अगर कोई क्लास लाइव नहीं ली तो बाद में भी नहीं ली। ये ठीक है प्लीज? जिन हजरात की क्लास मिस हुई थी उन्होंने कंप्लीट कर ली बात, ये बता, वरना एक सीक्वेंस में चीजें हो रही हैं, इन्होंने कभी भी आपको आगे समझ नहीं आना अगर पिछली चीजें फाइनल ना हुई। देन माय डियर, इन बातों को सुनने के बाद अब आ जाइएगा जरा जो पेज पे लिखा हुआ था, पेज नंबर 78। बेटा बाद में नोट कर लीजिएगा, छोड़ दें इस वक्त। जो मैं सेंटेंस बार बार बोल रहा था ये सेंटेंस थोड़ा सा आपने याद रखना है। ऑल अमाउंट्स इंकर्ड, कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट में ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन as intended by management of the business। management of the business mean owner of the business, जिसने बिजनेस को मैनेज करना चलाना। ओनर अपने एसेट को जिस कंडीशन में
इस्तेमाल करना चाहता है, उस कंडीशन में एसेट को लाते लाते जितनी कॉस्ट इंकर होगी वो प्लस करके टोटल एसेट की कॉस्ट बन जाएगी। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है अकाउंटिंग में, हम जब आपस में बोलते हैं अकाउंटेंट्स, एक कैपिटलाइज्ड वर्ड होता है, कैपिटलाइज टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसको समझने के लिए जरा एक सेकंड वैसे जो आपने लिखा हुआ जरा, अगर आपने कोई मशीनरी खरीदी है और करीब इनवर्ड कॉस्ट है तो उसको आपने परचेज प्राइस में ऐड किया है, तो इसको इस तरह में बड़ा बोला जा सकता है कि कैरेज इनवर्ड्स जो है वो परचेज कॉस्ट में कैपिटलाइज किया जाता है, कस्टम ड्यूटी को कैपिटलाइज किया जाता है। तो ये जो अमाउंट्स हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, ऐड इन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट को इस तरह भी बोला जा सकता है कैपिटलाइज्ड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एक वर्ड मैं बोला करूंगा बार बार, उससे आप क्या समझा करेंगे, मैं कहूंगा अगर कैपिटलाइज तो इसका मतलब मैं बात ये करना चाहता हूं कि इस अमाउंट ने एसेट की कॉस्ट में ऐड हो, ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड मींस अमाउंट ने एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है। क्या कैरेज इनवर्ड्स, कस्टम ड्यूटी, असेंबली चार्जेस, इंस्टॉलेशन, वायरिंग एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होते हैं? यस, विच मींस के ऐड होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? कोई क्वेश्चन है तो बता दें, ठीक है, अगर क्लियर है तो रहने दें, क्लियर है तो रहने दें, कंफ्यूजन है तो बता दें। देन माय डियर, उसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो वर्ड कुछ नए हैं, बात वही है, फुल कंसंट्रेशन बस। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंडिचर्स मींस खर्चे दो तरह के होते हैं। वन इज capital expenditure, one type of expenditures is capital expenditure, and a second type of expenditures is revenue expenditures. There are two types of expenditures in accounting, capital expenditures and revenue expenditures. पहले जरा आप कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की तरफ आ जाए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे नजर भी ना पड़े। An expenditure which has a useful life of more than 1 year, अगर किसी अमाउंट किसी आइटम पे आपने खर्चा किया है और वो खर्चा आपको 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा तो ऐसा खर्चा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मीन्स टू से, मेक इट सिंपल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में से आइटम कोई खरीदी है, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फॉर एग्जांपल 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, 5 लाख की कोई लैंड खरीदी है, 15 लाख की कोई मशीनरी खरीद ली है, 20 लाख की कोई गाड़ी खरीद ली है, तो क्या ये जो खर्चा हो रहा है उन एसेट्स पे जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, उन एसेट्स का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा? यस। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा होना है उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एक सेकंड पढ़ने से पहले एग्जांपल्स देखें नीचे। लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, मशीनरी एक्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहते हैं, एक मिनट वापस जाएं। दीज एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड एज एन एसेट, इन्हें एज एन एसेट रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इनका फायदा 1 साल से ज्यादा है, और देन डेप्रिशिएट, फिर इनको डेप्रिशिएट किया जाता है। हाउएवर, आपको पता है कि लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड बिकॉज इट हैज इनफाइनाइट नहीं, इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा सिंपली मींस कि ऐसा खर्चा जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम्स पे हो रहा है, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम पे खर्चा किया है तो वो अमाउंट कैपिटलाइज हो जाती है एज एन एसेट, और फिर आप उसकी जो भी लाइफ हो उस पर डेप्रिशिएट कर देते हैं उस अमाउंट को। और अगर कोई लैंड है तो उसकी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ होने की वजह से आप लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। बात सारी समझ आ गई है कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली लेफ्ट साइड पे? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन जरा सुनिएगा जरा। अगर कभी मैं आपसे कहूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो फुल कंसंट्रेट, अगर आपसे कहा जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम स्टेटमेंट में नजर आएगा
या बैलेंस शीट में नजर आएगा? बताएं, बीएस या प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट? कैपिटल एक्सपेंडिचर एज एन एसेट रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में नजर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा। हाँ ऑब्वियसली बेटा, जब वो एसेट फिर यूज होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और देन फिर उसकी डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आने से हमारा वो एसेट जो है वो कम होता जाएगा। तो इनिशियली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में बड़ा यही लिखा हुआ था मिस्टर मुकीत कि रिकॉर्ड दीज एक्सपेंडिचर्स एज एन एसेट, एक एसेट के तौर पे इन्हें डेबिट करें और बाद में फिर इनकी जो भी लाइफ है उस लाइफ पे इन्हें डेप्रिशिएट करें, आइदर बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस और sum of digits, machine hour, production units method, whichever is the case। जी ठीक कह रहे हैं हम नासर। देन बेटा ये डिस्कशन सुनने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पे आए जरा। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिंपली क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो होता है जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो रहा हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिसका फायदा बस 1 साल या एक अकाउंटिंग पीरियड तक है। एक ऐसी अमाउंट जिसका फायदा बस आपको एक अकाउंटिंग पीरियड में होना है, विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड बस उसका फायदा होना है, वो अमाउंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड आपको बेनिफिट मिलना है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अगर 1 साल तक बेनिफिट मिलना है तो देन बेटा आप सोच सकते हैं, पहले इसकी एग्जांपल्स देखें। सैलरी पे अगर कोई खर्चा हो, रेंट पे अगर कोई खर्चा हो, यूटिलिटीज पे अगर खर्चा हो, एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा हो, स्टेशनरी पे कोई खर्चा हो, तो इन खर्चों के बेनिफिट्स क्योंकि हमें 1 साल तक ही होते हैं, इसलिए आप नोट कर रहे होंगे ये वही अमाउंट्स हैं जिन्हें फिर हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर एक अमाउंट का फायदा बस 1 साल ही होना है तो इसे उसी साल की इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देना चाहिए, विच मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर प्रेजेंटेड इन इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर प्रेजेंटेड एज एन एसेट इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मेरे वर्ड्स ठीक हैं? कंक्लूजन पढ़ के रिस्पॉन्ड करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटलाइज्ड which means recorded as an asset and revenue expenditures are expensed out as an expense। एक वर्ड यूज होता है expensed out, इसका मतलब होता है एक अमाउंट को इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बना लें। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? एक अमाउंट को एसेट की कॉस्ट बना लें, एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना लें, एसेट बना लें। और एक्सपेंस्ड आउट का मतलब होता है इसे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लें। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटलाइज्ड एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर एक्सपेंस्ड आउट। ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी आपको? जी बेटा ऑब्वियसली इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है आपने, ठीक है आपने। मैं अगर कहूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटलाइज्ड, सॉरी एक्सपेंस्ड आउट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर कैपिटलाइज्ड, तो आई होप कि मेरी बात क्लियर है। अगर किसी का सवाल तो वो पूछ ले, बाकी अब ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको क्लियर है। सर ये एक्सपेंस नहीं होते, एक्सपेंडिचर्स दो तरह के होते हैं। Revenue expenditures are recognized as an expense in the income statement, and Mr. Zahoor, capital expenditures are initially recognized as an asset। हाँ, जब वो एसेट डेप्रिशिएट होगा फिर उसकी डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में आएगी। एक्सपेंस्ड आउट का मतलब होता है सर जी इसे इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। कैपिटलाइज का मतलब होता है अमाउंट को एज एन एसेट बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लें। खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर द ईयर के खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और एक से ज्यादा साल जिन अमाउंट्स का बेनिफिट मिलना है उन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर मिस्टर उमर कहते हैं। ठीक है जी बेटा, रेवेन्यू की कोई एग्जांपल यहाँ डिस्कस नहीं हो रही फैजान, आपने अपनी तरफ से एक वर्ड लगा लिया जिसकी वजह से परेशान है। रेवेन्यू अगर सिर्फ वर्ड लगाएंगे वो एक्सपेंस को कहते हैं, वो इनकम को कहते हैं, सेल्स को कहते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात हो रही है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स उन एक्सपेंडिचर्स को कहते हैं जिनका फायदा 1 साल के लिए होता है। और आपको पता है ये जो सैलरीज वगैरह हैं ये हम मंथली पे करते हैं, रेंट भी हम नॉर्मली मंथली वगैरह पे करते हैं, यूटिलिटीज भी मंथली पे की जा रही होती हैं। तो रेवेन्यू अगर आप बोलेंगे ये सेल्स के लिए वर्ड है, लेकिन मैं रेवेन्यू नहीं कह रहा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहा हूँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर्स का नाम है जिनका फायदा बस 1 साल तक ही होना है। तो एक्सपेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एसेट्स which have a useful life of more than 1 year are an example of capital expenditure।
जी वाहिदुल्लाह साहब, ऐसी बात जी, क्लियर है प्लीज अब? जी मिस्टर फैजान जी, मोर देन बेटा इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन सुने मेरे से जरा, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। एक वर्ड आप 2-3 दिनों से यूज कर रहे थे, मैं उसका जवाब इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उसने आज अब डिस्कस होना है। एक वर्ड होता है रिपेयर। आप इस तरह करें, कोई गाड़ी फॉर एग्जांपल जेब में लें या मोटरसाइकिल, एक वर्ड यूज अगर मैं करूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, आप मुझे ये बताएं, आपके जहन में ये वर्ड सुन के रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस आते हैं या बैलेंस शीट में कोई एसेट आता है? अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो बिल्कुल आप सही बता रहे हैं बेटा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस असल में वर्ड होता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है सबने ठीक है, ठीक है ठीक है बेटा, जान दें अभी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस बेटा वर्ड असल में होता है ऐसे एक्सपेंडिचर्स के लिए जो नेसेसरी हो एसेट को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन मीन जिस कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में रखने के लिए। ऑयल चेंज हो गया तो फॉर एग्जांपल लाइट टूट गई, उसको सही करवा लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बाय डिफॉल्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब भी कभी वर्ड आएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये एक एक्सपेंस की बात हो रही है जिसे इनकम स्टेटमेंट में आना है। रिपेयर ऑफ एन एसेट और ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी एसेट को अगर आप रिपेयर करवाएं या उसकी मेंटेनेंस करवाएं तो हमेशा आपने एक्सपेंस डेबिट करके कैश वगैरह क्रेडिट करना है। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर कहे कि इस रिपेयर से जो करवाई गई है इसका, इससे एसेट इंप्रूव हो जाएगा या इसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा अरसे मिलना है, मोर देन 1 ईयर, एक वर्ड भी सर नीचे से। देखिए मैं कहना बात ये हो रही है कि अगर हमें कुछ नहीं बताया जाएगा तो हमेशा भी अज्यूम कि रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए कि रिपेयर करवाने से एसेट की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई है या इस रिपेयर का फायदा हमें 1 साल से ज्यादा मिले अरसे में मिलेगा, तो देन फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्लीज बाय डिफॉल्ट रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमें कुछ ना पता चले तो प्लीज रिपेयर इज एक्सपेंस्ड आउट, नेवर कैपिटलाइज्ड। लेकिन अगर वो कहे कि इस रिपेयर के करवाने से 2-3 साल का फायदा होगा, 2-3 साल इस रिपेयर की वजह से बेनिफिट मिलेंगे, या फॉर एग्जांपल हमें वो कहे कि इससे एसेट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी फॉर मोर देन 1 ईयर, तो देन उस केस में फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। नहीं बेटा ये गारंटी देने वाली बात नहीं है, बात सिंपली ये हमें एग्जामिनर बताए। मैं प्रैक्टिकल बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी हमें प्रैक्टिकल का नहीं पता है। हमें अगर एग्जामिनर बताए कि इस रिपेयर का फायदा 1 साल से ज्यादा होना है, देन वी अज्यूम के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर जस्ट एग्जामिनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्ड यूज करे तो हम उसे एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कंसिडर करेंगे। प्रैक्टिकली रियल लाइफ में वो हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है जो हमें एग्जामिनर एग्जाम में बताता है। तो फिलहाल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल डिस्कस करें क्योंकि प्रैक्टिकली शायद बहुत सी बातें अभी हमारे उस तरह से नॉलेज में भी ना हो। आप देखेंगे ये प्रैक्टिकली भी ऑफ कोर्स क्या देखेंगे आप कि ये जो आपने रिपेयर करवाई है कि ये सालाना रिपेयर होती है। अगर हर साल रिपेयर होती है तो ऑब्वियसली इसका मतलब आपको इस रिपेयर का फायदा 1 साल तक मिलता है, देयरफॉर ये आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अगर आप कोई रिपेयर करवाते हैं और 2-3 साल बाद फिर दोबारा जरूरत पड़ती है तो ऑफ कोर्स इट मींस इसका फायदा क्योंकि 1 साल से ज्यादा है, देयरफॉर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो रियल लाइफ में भी डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लेकिन खास तौर पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मली रिपेयर वर्ड इज यूज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, मींस एक्सपेंस के लिए वर्ड है। हाँ, अगर वो कहे कि इस रिपेयर से एसेट की लाइफ बढ़ गई है वगैरह, तो उसके बाद उसको फिर आप कैपिटलाइज कर सकते हैं इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट। जी वो आपको पता है ट्यूनिंग वगैरह आपको हमें तकरीबन हर 3 महीने बाद करवानी पड़ती है, हर 2 महीने बाद करवानी पड़ती है, ऑयल चेंज भी शायद बार बार करवाने पड़ते हैं। तो ये ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मुमताज साहब तो फिर एसेट की कॉस्ट में ऐड हो सकता है, लेकिन ये रेयर सिनेरियो है, वैसे आपके केस में ये रेयर ही आएगा। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो गया? जी वजह साहब, वैसे लेकिन इस तरह की मशीनें बहुत कम होती हैं,
लेकिन फर्ज करें अगर एक मशीन की लाइफ 1 ही साल है तो ऑब्वियसली वो मशीन फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, उसे आप कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। कैपिटलाइज अगर आप कर भी लें तो डेप्रिशिएट उसने 1 ही साल में पूरी कॉस्ट नहीं हो जाना, तो इट्स टाइम वेस्टिंग। अगर 1 साल तक का बेनिफिट है किसी भी चीज का तो वो आपका एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, और अगर 1 साल से ज्यादा है फिर वो जहाज साहब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा। मेरा ख्याल है देख लें आप, क्यों जी उसामा, ये जो एनर्जी सेवर होते हैं कितने का चल जाएगा? नहीं मतलब साल 2 साल 3 साल ज्यादा होते हैं, साल से ये डिपेंड करेगा। नहीं हमजा ये डिपेंड करेगा बेटा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सवाल है, आपको एग्जामिनर बताएगा, आप एग्जामिनर आपका बताएगा, आप बस रिपेयर का वर्ड ध्यान रखिएगा। नहीं साहब इतनी कम भी नहीं लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं, लेकिन इस पर ऐसे हम बहस करें। यकीनन व्हाट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, अगर एनर्जी सेवर ने 1 साल से ज्यादा अरसे यूज होना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर इसने नहीं हो 1 साल से ज्यादा होना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मेरा ख्याल है 2-3 साल यूज हो जाता है वैसे, लेकिन बस ठीक है मैक्सिमम। नहीं वो गारंटी और चीज है, गारंटी पे नहीं आप डेप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे कि इसने यूज कितने अरसे होना। वो गारंटी तो मेरा ख्याल ये होती है कि अगर खराब हो गया तो आपको रिप्लेस कर देगा, वो और सिचुएशन है। ठीक है हमजा, आपको क्लियर हो गया? हमजा एंड हबीब, गारंटी पे आपने डेप्रिशिएट नहीं करना, गारंटी में बी डिफरेंट फ्रॉम। जी ठीक है वली मोहम्मद अली साहब, अगर आपके घर में 7 साल से चल रहे हैं तो बस आपसे फिर मॉडल ही पूछना है हमने भी, तो काइंडली जरा फिर मॉडल सबको भेज देते हैं, ठीक है। देन माय डियर, अब ये जो सारी हमने डिस्कशन की है छोड़ दें जाकल्ला वली मोहम्मद वली अहमद, ठीक है। ये पहले हम उनसे पैसे लेंगे फिर बच्चों के साथ एडवर्टाइज करेंगे जिसका नाम आपने लिया, तो मैं इंशाल्लाह बच्चों से शेयर करूंगा, लेकिन पहले उन्हें बता देते हैं कि बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ, शायद वो हमें कोई एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट कर दे। बहरहाल इस सारी बात को अपनी जगह वहीं छोड़ दें, हमजा हंस हंस के थक गया बेचारा, तो हम इसकी बेस पे एक अच्छा सा सवाल करेंगे, और अगर ये सवाल हमने अच्छी तरह कर लिया तो यकीनन हमारे बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर जी अगर लाइफ टाइम ही पता तो इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है, फिर आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर हमें लाइफ नहीं पता तो इंडेफिनिट लाइफ है, देयरफॉर आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए लैंड के एंगल से वो बात हुई थी। सब कुछ छोड़ दें, फोकस ऑन द क्वेश्चन नाउ। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसकी एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फुल कंसंट्रेट, गेम जरा मुश्किल हो रही है आज से ऑनवर्ड्स। पहले रिक्वायरमेंट देखिएगा एक नजर। वो कहता है सर जी डिटरमिन द करेक्ट बैलेंसेस एज एट 31 दिसंबर 2013। बीआरएस जरा ध्यान में रख के ये पढ़िएगा जरा, कैश बुक के करेक्ट बैलेंसेस बाय रिकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। वो कहता है प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, लेजर्स अलग बने हुए हैं, व्हिच मींस प्लांट मशीनरी कॉस्ट पे बनेगा। इन दो लेजर्स के करेक्ट बैलेंसेस आपने कैलकुलेट करने हैं, और जो एडजस्टमेंट्स होनी है वो आपने करके, इट मींस हमें एडजस्टेड प्लांट एंड मशीनरी और एडजस्टेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स बनाने हैं। फर्स्ट लाइन में पढ़ें, ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ड्राफ्ट का मतलब बेटा होता है अनएडजस्टेड, एक ऐसी बैलेंस शीट जो अभी अनएडजस्टेड है जिसमें एडजस्टमेंट रहती हैं। तो ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस एज ऑन 31 दिसंबर 13 डिपिक्ट्स मींस शोज द फॉलोइंग। अब देखिएगा डेट जरा नोट करें, ये भी 31 दिसंबर और ये भी, ये प्लीज ब्रॉड डाउन नहीं है, ये क्लोजिंग है और हमसे क्लोजिंग मांगे जा रहे हैं। हाँ आपको पता है अगर एडजस्टमेंट हुई तो हमें पता है जो गिवन क्लोजिंग होंगे वो इस ड्राफ्ट बैलेंस शीट में अनएडजस्टेड बैलेंसेस हो जाएंगे, और हमने एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो हमें एडजस्टेड गिवन है, सॉरी अनएडजस्टेड गिवन है, और हमें एडजस्टमेंट करनी है। प्लीज ये 31 दिसंबर के बैलेंसेस हैं, क्लोजिंग गिवन है, और क्लोजिंग को ही हमने एडजस्टेड में कन्वर्ट करना है। माय डियर जरा बीआरएस थोड़ी ज़हन में लाएं, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है कि कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है,
जिसमें फिर एडजस्टमेंट्स करके एडजस्टेड कैश बुक बना के एडजस्टेड सीडी निकालना होता है। तो बिल्कुल सबको याद है वैसे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो इस साल के शुरू में हो, क्लोजिंग का मतलब होता है जो एंड में हो। लेकिन एक क्लोजिंग बैलेंस अनएडजस्टेड कहलाता है अगर एक या एक से ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो। तो प्लीज इस तरह की बातें बार बार आया करेंगी, अब ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। कॉस्ट का लेजर अलहदा लग रहा है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा लग रहा है, तो ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं होगी अगर मैं आपको ये कहूं कि ये फिगर डब्ल्यूडीवी होगी, जिसका एक और नाम कल हमने पढ़ा बुक वैल्यू बीसी को कहते हैं। लेकिन क्या कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के बैलेंसेस आपको अलग-अलग नजर आ रहे हैं? यस, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन के सवाल में एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट बनेगी। ऑब्वियसली सही कहा जा रहा है, मॉस ठीक कह रहा है। प्लांट एंड मशीनरी का डेबिट बैलेंस होगा, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अनएडजस्टेड क्रेडिट बैलेंस होगा। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं? On reviewing the accounts of the business, its auditors, auditor वो होता है जो figures को check करता है, तो its auditor found that records have been correctly maintained, records बिल्कुल सही बने हुए हैं, except for the following events, मतलब प्लीज फुल कंसंट्रेट, वही बातें जो एक डिफरेंट तरीके से अब आ रही हैं डेप्रिसिएशन के एंगल से। वो कहता है रिकॉर्ड सारे 100% सही बने हुए, करेक्टली मेंटेन्ड, सवाए नीचे वाली चीजों की, कि इट मीन बाकी सब कुछ ठीक है, सवाए नीचे वाले इवेंट्स में हमने पढ़ना है, अगर कोई मसला हुआ तो बस उसको आइडेंटिफाई करना है। देन नंबर पॉइंट 1, on 17 January 2013, full concentrate, a contract was signed for the purchase of a machine from Makers Limited for rupees 11,25,000, which is to be delivered on 17th July 14 next year। 13 का साल है हमारा, जनवरी वाले महीने में, पहले महीने में 17 तारीख को एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेकर्स लिमिटेड के साथ। हमने एक मशीनरी खरीदनी थी 11,25,000 की, जिसने आना अभी अगले साल है। कंपनी पेड, टीएलई हमारी कंपनी का नाम है, टाइम लाइफ एंटरप्राइजेस, एन एडवांस ऑफ 450,000 ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सारे पैसे नहीं दिए, एडवांस दिया है, and the balance was to be paid on delivery of the machine। स्टोरी बनाते रहे, जनवरी 17 में 2013 में इस साल एडवांस के तौर पे 4,50,000 पे कर दिया है, और बैलेंस जो भी बनेगा 11,25,000 में से अगर आप कैलकुलेट कर लें तो 11,25,000 फिगर जरा सामने आ जाए, माइनस 11,25,000 माइनस 450, 6,75,000 रुपीज हम तब देंगे जब मशीनरी डिलीवर होगी, और मशीनरी ने डिलीवर प्लीज करंट ईयर में नहीं होना, इसने नेक्स्ट ईयर में डिलीवर होना है, वो भी जाके जुलाई की 17 तारीख को। प्रॉब्लम क्या है? लास्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें, फुल कंसंट्रेट। द एडवांस वाज डेबिटेड टू, अब अकाउंटेंट जब हमने बनना तो ये बातें अंडरस्टैंड करनी है। वो कहता है जो एडवांस दिया उसे प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मशीनरी तब डेबिट करेंगे जब वो मिलेगी, या मशीनरी उसी दिन डेबिट हो जानी चाहिए जब एडवांस में पैसे देंगे? ना बेटा हमजा, ना, ऐसे थोड़ी है। जब मशीनरी मिलेगी उस दिन मशीनरी, ना बेटा प्लीज सिराज ऐसे जुल्म नहीं करना। बिल्कुल सही है, जहूर साहब ने सही वर्ड यूज किया। जिस दिन हमें मशीनरी मिलेगी, मैंने जिनको दो नाम लिए आपने दोबारा मुझे रिस्पॉन्ड करना, जब मशीनरी मिलेगी बेटा, मशीनरी तो उस दिन डेबिट होनी चाहिए। आप मुझे एक चीज बताए ना, वो गाड़ी जो आपने सीए करने के बाद लेनी है वो तभी डेबिट करेंगे एज एन एसेट, या या तब डेबिट कर लेंगे जब आपने प्लान बनाया होगा या जब एडवांस देंगे? गाड़ी तभी डेबिट होगी बेटा जब आपको मिलेगी। तो मशीनरी कब डेबिट होनी चाहिए? जब हमें डिलीवर हो जाए।
डिलीवर हो जाए, ना करें ना करें ना करें ना करें ना करें सर, ना करें ना करें, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एट टाइम ऑफ इश्यूएंस वो तो चेक क्रेडिट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मेरा ख्याल ये, एक मिनट सुनिएगा जरा, एक मिनट सुनिएगा। मेरा ख्याल ये है कि जनवरी के महीने में 17 जनवरी वाले दिन, जनवरी के महीने में इस साल जब एडवांस दिया गया तो एंट्री होनी चाहिए थी एडवांस फॉर मशीनरी डेबिट। ये है हमारा एसेट, ये एडवांस में पैसे एसेट है, प्रीपेड है, प्रीपेड है। इन पैसों का हमें फ्यूचर में फायदा होना है, हमें गाड़ी मिल, हमें सॉरी मशीनरी मिलनी है, लेकिन अभी मशीनरी के नाम से एसेट नहीं बनना चाहिए। एडवांस फॉर मशीनरी के नाम से 450,000 डेबिट होना चाहिए था, कैश या बैंक क्रेडिट करके, तो ये होना चाहिए था, इट वॉज रिकॉर्डेड। जस्ट एक मिनट, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस लाइन ऑफ द क्वेश्चन, क्या अकाउंटेंट ने एडवांस डेबिट करने की बजाय एडवांस के पैसे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिए हैं? कैश दे के एडवांस के पैसे उसने एडवांस फॉर मशीनरी के नाम से रिकॉर्ड करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिए हैं। दिस इज द एंट्री जो पोस्ट की गई, पोस्ट एंट्री है इन द क्वेश्चन। होना क्या था, रिक्वायर्ड क्या था, एडवांस डेबिट किया जाता, एडवांस फॉर मशीनरी के नाम से कोई एसेट बनाया जाता, हो क्या गया है, प्लांट एंड मशीनरी के नाम से एक हेड डेबिट हो गया है। क्या मैं कह सकता हूं एडवांस फॉर मशीनरी का हेड डेबिट करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी का हेड डेबिट हो गया है? यस नो में जवाब दें। अब आप इस तरह करें, इस तरह करें, अपना रजिस्टर खोलें, हाफ पेज छोड़ दें, हाफ पेज काफी रहेगा मेरे ख्याल, 2 लेजेस बस बनाने। हाफ पेज के नीचे हेडिंग लिखें वर्किंग, और वर्किंग में ये 2 एंट्री जरा नोट करें। जी बेटा, जब मशीनरी मिलेगी तब एंट्री होनी चाहिए मशीनरी डेबिट। जब शिराज साहब मशीनरी मिलेगी 17 जुलाई नेक्स्ट ईयर को, तो फिर एंट्री होनी चाहिए मशीनरी डेबिट और एडवांस क्रेडिट। कब तक ये एडवांस एसेट रहेगा? जब तक मशीनरी ना मिल जाए, और जब मशीन मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम एडवांस के नाम से एसेट खत्म करके मशीनरी के नाम से बढ़ा लेंगे। सर ये एसेट है यार, साकिब प्लीज यार, कम ऑन, एडवांस फॉर मशीनरी मींस एसेट है। क्या ये पैसे जो हमने एडवांस में दिए हैं इसका फ्यूचर में कोई फायदा नहीं है? मशीनरी की फॉर्म में इसका फायदा मिलेगा, प्लीज एज एन एसेट डेबिट हुआ यार। साकिब ये किस तरह के क्वेश्चंस कर रहा है यार? जी डियर, कोई और क्वेश्चन? जी साकिब, आपको समझ आ गया प्लीज? एक एसेट ही है, लेकिन किस नाम से एसेट बनना चाहिए था, किसकी बजाय? जी नहीं सर, जब मशीनरी आएगी तो पूरी अमाउंट से डेबिट करेंगे, पूरी अमाउंट से मशीनरी 1125 से डेबिट करेंगे, एडवांस क्रेडिट कर देंगे 450 से, और बाकी जो पैसे उस वक्त गए होंगे वो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है मुकीत? जी बेटा, मुकीत साहब ने एक बात की है, जरा सब लोग सुनिएगा काइंडली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। वो वैसे हमारे सवाल में इसलिए नहीं है कि नेक्स्ट ईयर है। जब कभी कैलकुलेटर रखिएगा, आपने पता नहीं पहले भी वर्किंग की थी या नहीं, 17 जुलाई वाले दिन जब कभी मशीन आएगी, अभी नेक्स्ट ईयर वैसे बनता है, तो बेटा मशीन डेबिट देंगे बाय ₹1125, मशीन तो फिर पूरी आएगी, एडवांस क्रेडिट हो जाएगा 450, क्योंकि पैसे तो एडवांस में 450 दिए हैं, और बाकी तो डिलीवरी पे देने हैं, फिर बाकी जो बचेंगे अपने वर्किंग की हुई थी 675, और फिर कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये बात समझ आती है? किस दिन होगी ये मेरी एंट्री समझ आती है? अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन इसमें मिक्स ना कीजिएगा, ये फिर अगले साल की है। 17 जुलाई 2014 को जब मशीनरी आएगी
तो उस वक्त फिर ये एंट्री होगी। ठीक है, समझ आइए सबको? हिम्मत करनी है सर, अब अकाउंटेंट बनना है जरा अच्छा सा। लेकिन बहरहाल हमारे इस क्वेश्चन में इस वक्त इसलिए लिंक नहीं है इसका, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये काम होना है। अब आपसे रिक्वायर्ड ये है कि ये तो एंट्री थी जो होनी चाहिए थी, रिक्वायर्ड, ये एंट्री पोस्ट की गई है। आप मुझे रेक्टिफाइंग एंट्री बता सकते हैं? अब रेक्टिफाइंग का मतलब करेक्शन, हम करेक्शन कैसे करें? ऑब्वियसली हम ये एंट्रीज लिख के बगैर भी करेक्शन कर तो सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए ऐसा ऐसा। आपको पता है कौन सा हेड डेबिट हो गया है कौन से की बजाय? प्लांट मशीनरी डेबिट हो गई है, गलत हो गया ये हेड, तो ठीक कैसे कर सकते हैं हम? एडवांस फॉर सप्लायर डेबिट कर लें। क्रेडिट में गलती नहीं हुई, कैश क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट में गलती हुई है, तो एडवांस फॉर मशीनरी डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। एक हेडिंग लिख रहे हैं रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब होता है करेक्शन, तो रेक्टिफिकेशन या करेक्शन एंट्री क्या बनी? एडवांस फॉर मशीनरी डेबिट एंड प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट 4,50,000। बाकी इसके फिर लेजर में पोस्टिंग कैसे होगी वो फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। नोट कर लीजिएगा, फाइनली कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर बता दीजिएगा, साथ साथ रहें, नोट करके मुझे रिस्पॉन्ड करते रहें। ये एंट्री सारी लिखी होनी चाहिए आपने। जी बेटा, किसी का कोई सवाल हो? अगर है तो बता दें। सर जी रेक्टिफिकेशन का मतलब करेक्शन यार, कम ऑन। प्लांट एंड मशीनरी का हेड डेबिट हो गया अकॉर्डिंग टू सवाल, और होना था एडवांस ने डेबिट, तो डेबिट जो गलत हुआ वो क्रेडिट कर लें। और बेटा बाजार डबल सी क्यों करना है यार? क्या प्लांट एंड मशीनरी ने क्रेडिट होना था डेबिट के बगैर? यार कम ऑन, उसने डेबिट होना ही नहीं था, हमें कैंसिल करना है। किन चक्करों में पड़ गया बाजार? बेटा प्लीज शिराज, मैंने कर दिया एडिट, ये किन चक्करों में पड़ गए हो? प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट बेटा मैंने कर तो दिया है। नहीं बेटा, और भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। प्लांट एंड मशीनरी बेटा मैंने क्रेडिट कर तो दी है, किन चक्करों में पड़ गया गौर से देखो। अच्छा पोस्टेड पूछ रहे हैं। पोस्टेड का बेटा मीनिंग ये था, प्लीज मेरे वर्ड्स अगर कंफ्यूजिंग है तो सुने जरा। रिक्वायर्ड एंड लिखने का मतलब ये है कि ये बेटा एंट्री होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू सवाल, इसके मुताबिक सही एंट्री ये थी, होनी चाहिए थी। पोस्टेड एंट्री से मेरी मुराद ये है कि ये वो एंट्री है जो एग्जामिनर ने अकॉर्डिंग टू सवाल की है, और रेक्टिफिकेशन एंट्री ये है कि जो एग्जामिनर ने गलत किया है और जो होना चाहिए था उनको देख के आप करेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, वर्ड सही है मेरा? पोस्टेड मींस एग्जामिनर ने क्या लिखा है, एंट्री को कैसे रिकॉर्ड किया है। रिक्वायर्ड मींस होना कैसे चाहिए था, और रेक्टिफिकेशन मींस हम अब क्या करें, करेक्शन कैसे करें। मीनिंग मींस टू से मैंने एंट्री लिखी तो तीन है, रिक्वायर्ड भी, पोस्टेड बाय एग्जामिनर भी, लेकिन आपको पता है कि हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, हम सिर्फ ये करेंगे। एडवांस का लेजर हमने बनाना नहीं, अगर बनाना होता हम उसको डेबिट करते, और प्लांट और मशीनरी के लेजर में हम बस क्रेडिट करेंगे। तो हमने लिखते हुए तो तीन एंट्रीज लिखी हैं, लेकिन ये बात क्लियर हो जाएगी सबको कि हम पोस्टिंग, हम अपनी रिकॉर्डिंग सिर्फ करेक्शन एंट्री वाली करेंगे। ये प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ये बात समझ आ गई है? इन एंट्रीज का लिखने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हमें जरा कॉन्सेप्ट फाइनल, हमारा जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलें अब सेकंड पढ़े। अब सेकंड मेरी ख्वाहिश है कुछ आप बताइएगा जरा। इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन was completed on 21st January 13। अच्छा बेटा ये ऑब्वियसली ऊपर पॉइंट्स लिखे तो हुए, लेकिन ये आपस में लिंक्ड नहीं है,
उसकी वजह, ये किसी ऐसी मशीनरी की बात हो रही है जिसकी इंस्टॉलेशन हमारे वाले साल में कंप्लीट हुई है, और ऑब्वियसली ये मशीन तो अभी आनी अगले साल है, तो ये उस मशीनरी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अब ये अगर अगले साल आनी है तो इंस्टॉलेशन तो उसके बाद डेफिनेटली होगी। तो ये एक अलहदा पॉइंट है। वो कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ अ मशीन वाज कंप्लीटेड ऑन 21st January 13। द कॉस्ट ऑफ द मशीन of rupees 27 lakh was debited to plant and machinery account। यहां तक मुझे पढ़ के बताएं गलत है या सही है? Cost of the machine was capitalized। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। कॉस्ट तो मशीन की प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट होनी चाहिए, ठीक है, ऐड होनी चाहिए, तो वो इशू नहीं है, तो ये ठीक है यहां तक। प्रॉब्लम क्या है? अंडरलाइन द वर्ड्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू रुपीज 3 lakh has been debited to repair account। क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होनी चाहिए थी या एक्सपेंस्ड आउट हो जानी चाहिए थी एज अ रिपेयर कॉस्ट? क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट होना चाहिए था? रुक जाए रुक जाए रुक जाए, पहले मैं बात पूरी कर लूं, मुझे इस सवाल का जवाब दें जरा। क्या डेबिट होने की बजाय क्या डेबिट हो गया है? मुझे बताएं क्या डेबिट होना था? होना था माय डियर, होना था, होना था, होना था, होना था। क्या डेबिट होना चाहिए था? इंस्टॉलेशन माय डियर हसन, नहीं, इंस्टॉलेशन में कहां डेबिट होना था? हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, एसेट अकाउंट नहीं डेबिट होना था। अच्छा, ऑब्वियसली इसको मैं जरा चाह रहा हूँ थोड़ा टाइम बचाएं हम, जरा सुनिएगा मेरी बात, सुने सुने, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपना जरा क्वेश्चन वाली लाइन पढ़े। रिक्वायर्ड एंट्री अगर मैं लिखूं, रिक्वायर्ड एंट्री अगर मैं लिखूं, होना क्या चाहिए था? प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था कैश क्रेडिट करके बाय ₹3 लाख, होना चाहिए था, ये था रिक्वायर्ड, होना चाहिए था। पोस्टेड बाय एग्जामिनर, एग्जामिनर ने क्या किया है? उसने डेबिटेड किया है कहां लेकिन? रिपेयर को, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट करके उसने, कैश गलती नहीं है, क्रेडिट गलती नहीं है, डेबिटेड में बता रहा है, डेबिटेड में मसला बता रहा है। तो प्रॉब्लम फिर क्या बनी है? रेक्टिफिकेशन एंट्री सुने, क्या मैं फाइनली कह सकता हूं कि रिपेयर को डेबिट करने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी ने डेबिट होना था? यस, तो फिर ठीक बेटा, कैसे करूं? रिपेयर वाला हेड गलत डेबिट हुआ हुआ है, इसको क्रेडिट करके ठीक करें 3 लाख से, और प्लांट एंड मशीनरी वाला हेड डेबिट होना चाहिए था, उसको डेबिट करें। तो गलती से कौन सा हेड डेबिट हो गया था, कौन से की बजाय? रिपेयर को डेबिट कर लिया था, हालांकि प्लांट मशीनरी को डेबिट होना चाहिए था। तो हम ठीक कैसे कर सकते हैं? प्लांट और मशीनरी को डेबिट कर लें और रिपेयर अकाउंट को क्रेडिट कर लें। काइंडली प्लीज 1 2 3 करके दोबारा सीक्वेंस में नोट करें। आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश किया करेंगे, सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखें, लेकिन फिलहाल काइंडली जरा सब कुछ एक्सप्लेन करना है। एज अ रिपेयर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया मेरा ख्याल है, हालांकि होना था प्लांट और मशीनरी ने डेबिट। मिस्टर मुकीत, ये बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड है, ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं माजरत के साथ अगर इन चीजों के जवाब देता रहा तो आप लोगों ने कभी सीरियस नहीं होना है। ये बात जो आपने पूछी है इसका मैं जवाब पहले दे के आगे बढ़ाऊं, तो अगर आपने इसी तरह करना है, बगैर पढ़े सवाल करने हैं सुने, तो मेरा ख्याल है उसका बेस्ट ये है कि आपको आपके हाल पे छोड़ दिया जाए।
नोट कर लीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन रह जाए तो जरूर एक्सप्लेन करें। कभी भी रिपेयर में रिकॉर्ड नहीं होगी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हमेशा कैपिटलाइज होगी, कभी भी एक्सपेंस रिपेयर के तौर पे रिकॉर्ड नहीं होगा। जब भी कोई आप मशीनरी इंस्टॉल करेंगे तो नॉर्मल सिचुएशन यही है कि मशीनरी का बेनिफिट फिर 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए मिलेगा, देयरफॉर कैपिटलाइज करेंगे। एग्जामिनर ने प्लीज आपके सामने लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन अमाउंटिंग टू ₹3 लाख हैड बीन डेबिटेड हो गई है। तो रिपेयर अकाउंट में ये कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन डेबिटेड नहीं होनी चाहिए थी। जी बेटा, सारी एंट्रीज फिलहाल रिकॉर्ड करें, सारी एंट्रीज लिखें, लेकिन मैं वंस अगेन एम्फसाइज कर दूं, फर्स्ट पॉइंट में सिर्फ ये वाली एंट्री है जो हमने क्वेश्चन में पोस्ट करनी है। ये 2 रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हैं, लेकिन बेटा इनको लिखने का मकसद ये है कि जरा ये भी क्लियर हो कि होना क्या था, एग्जामिनर ने कैसे रिकॉर्ड किया है और देयरफॉर इसकी करेक्शन कैसे होनी है। हमने इसको रिकॉर्ड करना नहीं, रिकॉर्ड एग्जामिनर ने किया हुआ है, लेकिन वो गलत रिकॉर्डिंग की हुई है, हमें उसकी करेक्शन करनी है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये माउस बिल्कुल नहीं रख सकते, वही रखेंगे जो मैंने भी यूज किया। जी क्लियर है सर? हम वही करेंगे वजाहत साहब जो रोज करते हैं। तो हम रोज क्या करते हैं, अच्छा आप इस तरह कीजिएगा, इसके पैराग्राफ के नीचे ना, इस पॉइंट के नीचे अभी 2 पैराग्राफ रहते हैं। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये 2 पॉइंट्स पढ़ने से पहले आप इस तरह के रिक्वायरमेंट में जाएं, और ऊपर जो मैंने हाफ पेज छुड़वाया, ऊपर जो मैंने हाफ पेज छुड़वाया था उस पे आमने सामने 2 लेजर्स बनाएं बाय द नेम ऑफ, जो हमने बनाने हैं, प्लांट और मशीनरी का एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट, और डरे बगैर कंसंट्रेट करें। ऊपर प्लांट मशीनरी का जो बैलेंस दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी का हमेशा एक एसेट के तौर पे डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंस है, साथ मेंशन करें जिस बीआरएस वगैरह में करते थे। तो अनएडजस्टेड बैलेंस, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का अनएडजस्टेड बैलेंस, और फिर कोई एडजस्टमेंट ना मिली तो अनएडजस्टेड फिर एडजस्टेड भी हो सकता है। 4792540। याद रखें, अगर अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट से अलग बने हो तो WDV किसी लेजर में एज सच नहीं लिखनी है, WDV फिर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट की जाएगी। जो उसने नेट आंसर बताया हुआ है वो लेस करके बताया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अगर अलग है तो आपने अनएडजस्टेड कॉस्ट और अनएडजस्टेड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन को बस प्लेस कर देना है। ऑफ कोर्स अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तो यही अनएडजस्टेड एडजस्टेड हो जाएंगे, लेकिन अगर एडजस्टमेंट हो तो फिर एडजस्ट करके सीडीज निकालेंगे। सबको ये बात समझ आ गई प्लीज? अब बेटा जरा इसकी पोस्टिंग सुन लीजिएगा, हाउ टू सॉल्व। सुनो है सर जी? एनी इशू? कोई इशू चल रहा है किसी का? सब साथ है? क्विक रिस्पॉन्स। जितनी चीजें मुश्किल हो रही हैं उतनी स्लो होते जा रहे हैं आप लोग। सरेंडर नहीं कर सकते सर, कंसंट्रेशन का काम है। स्पीड अप सबका रिस्पॉन्स आया, किसी का नहीं आया अभी तक? सबका 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 सबका, प्लीज सब लोग अपना अपना रिस्पॉन्स दें इकट्ठे सर। पोस्टिंग चेक करें। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। देन बेटा ये जो बैलेंसेस दिए हमें ये अनएडजस्टेड है, और आप एडजस्टमेंट्स देखें जरा। हमने एंट्रीज लिखी तो है समझने के लिए बहुत सारी,
लेकिन रेक्टिफिकेशन एंट्री को बस पोस्ट करना है, हमने सिर्फ गलती ठीक करनी है। तो पहली एंट्री देखें, एडवांस और मशीनरी का लेजर डेबिट हो रहा है, तो ये लेजर अगर बनाना होता तो ऑफ कोर्स प्लांट एंड मशीन एडवांस फॉर मशीनरी के लेजर में फिगर डेबिट साइड पे आती बाय द रेफरेंस ऑफ ऑपोजिट प्लांट और मशीनरी। तो वो लेजर तो एडवांस फॉर मशीनरी का रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ हमसे प्लांट मशीनरी का रिक्वायर्ड है। तो 45,000 बेटा फिगर आ जाएगी क्रेडिट साइड पे, और रेफरेंस के तौर पे एडवांस का वर्ड आ जाएगा, एडवांस फॉर मशीन। आप लोग खुला खुला लिख लीजिएगा, मैं आपको जरा इकट्ठा दिखाना चाहता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, अभी स्क्रीज कर रहा, बड़ा कर देता हूँ। सिमिलरली सेकेंड एंट्री अगर हम देखें, प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी को अगर हम गौर से देखें, ये बाद में चले मेरे क्यूमुलेटिव में बाद में बता देता हूँ, इकट्ठा नहीं। दूसरी एंट्री अगर हम देखें तो प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हो रही है अमाउंट, तो 3 लाख अमाउंट है, और रेफरेंस बेटा हमेशा ऑपोजिट ही आएगा, विच मींस रिपेयर अकाउंट का वर्ड आएगा। अगर हम सही कर लेते हैं तो फिर कैश का रेफरेंस आ जाता, लेकिन अगर हमने गलती सही की हुई है तो रेफरेंस ऑपोजिट आ रहे हैं, और अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट वाली सेम आ रही है। ये क्लियर हो गया मिस्टर हमजा एंड एवरीबॉडी? ये बात समझ आ गई है जो मैंने लेजर में पोस्टिंग की है? तो देन बेटा अगर और कोई एडजस्टमेंट ना निकली आगे पढ़ के, तो फिर इस लेजर को हम बैलेंस कर लेंगे और इसमें से एडजस्टेड बना लेंगे। बेटा हमजा क्या कर रहा है यार? बेटा अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चन करना है तो आपकी चॉइस है, और बेटा प्लीज गौर से देखें अपनी एंट्री, प्लांट एंड मशीनरी में ऑलरेडी डेबिट हुई हुई है, तो क्या हमने और डेबिट करनी है या उसको क्रेडिट करके ठीक करना है? प्लीज माय डियर हमजा, प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी। पहले गलती से डेबिट किया हुआ है एडवांस की जगह, तो एडवांस ने डेबिट होके प्लांट मशीनरी ने क्रेडिट होना है, और रिपेयर पहले डेबिट हुई भी है रिपेयर में, इंस्टॉलेशन रिपेयर में, हालांकि उसे कैपिटलाइज होना। यहां तक लेजर कंप्लीट करें, सीडी बाद में निकालते रहेंगे, सीडी इज नॉट अ बिग टेंशन, यहां तक कंप्लीट करें, ये लेजर मेरे साथ फाइनल करें। ये बेटा फिगर्स आ जाएंगे, फिगर्स का इशू नहीं है, उसको छोड़ें। सीडी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है। पोस्टिंग क्लियर होगी, डेबिट क्रेडिट साइड पे जो मैंने की है, पोस्टिंग ठीक है। टोटल मैं नहीं लिखूंगा, टोटल भी लिख लीजिएगा, बाद में आप भी लिख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है आप। चलिए जो 2 पैराग्राफ में भी रहते हैं क्वेश्चन के, वो 15 आपको लिख रहा, कोई लिख रहा तो बता दें प्लीज। चले देन बेटा जरा कंसंट्रेशन का बस काम है, 1 मिनट और। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अब याद रखें, फर्स्ट ईयर तो रेट कॉस्ट पे ही बनता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है तो फर्स्ट ईयर तो रेट कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डब्ल्यूडीवी से रेट मल्टीप्लाई होता है। देन वो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट कमेंसेस इन द मंथ इन व्हिच द एसेट इज एक्वायर्ड। जिस महीने में एसेट आता है उस महीने से फिर डेप्रिसिएशन स्टार्ट की जाती है, ये एक पॉलिसी बनाई हुई है उसने, ठीक है? ठीक है, ये समझ आ गया प्लीज? रेट, मेथड और पॉलिसी, ये टाइम बेसिस पे है, मंथली है, लेकिन मंथ जिस मंथ में आता है उस महीने से कमेंस किया जाता है। जिस डेट पे आता है, थोड़ा सा वर्ड्स में मसला है वैसे। मसलन फर्ज करें, अगर गौर से पढ़िएगा जरा, फर्ज करें अगर जनवरी की 25 तारीख को कोई एसेट आए, तो कंसल्टेशन से पढ़ के बताएं क्या जनवरी में डेप्रिसिएशन आएगी? डेप्रिसिएशन इन न्यू एसेट्स कमेंसेस इन द मंथ इन व्हिच द एसेट इज एक्वायर्ड।
अगर 25 जनवरी को भी एसेट आए, 20 को भी आए, 15 को भी आए, तो क्या जनवरी की डेप्रिसिएशन आएगी? सब लोग बताएं। आएगी सर जी। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कमेंस ये मंथ 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 मंथ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फरवरी में एसेट आया तो फरवरी से आएगी, जनवरी में आया तो जनवरी से, और जनवरी की कोई डेट अगर डिफरेंट भी होगी तो उसमें मसला नहीं है। एक तो होता है ना स्ट्रिक्टली टाइम बेसिस, मींस जिस दिन आया वहां से दिन गिने, 1 जनवरी पे आया फिर तो ठीक है। लेकिन अगर इस पॉलिसी को देखा जाए गौर से, तो जिस महीने में एसेट आया, इट मींस शायद अगर आखिरी दिन भी महीने में एसेट आया, ये बताइएगा जरा, अगर जनवरी 31 को भी एसेट आया तो क्या जनवरी में डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी? फाइनल करें, फाइनल करें। तो पॉलिसी वगैरह बेटा एग्जामिनर बताएगा, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप। इन द मंथ डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू एसेट कमेंसेस इन द मंथ इन व्हिच द एसेट इज एक्वायर्ड। हाँ ऑफ कोर्स, अगर हमें ये पॉलिसी ना मिले और 31 को अगर एसेट आया हो तो ऑब्वियसली फिर हम जब ऑनवर्ड्स गिनेंगे तो शायद जनवरी ना आए, लेकिन अगर वो कहे इन द मंथ इन व्हिच एसेट इज एक्वायर्ड, तो जनवरी में अगर एक्वायर हो गया है तो जनवरी से डेप्रिसिएशन आएगी। बाकी अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर फर्दर डिस्कस करता हूं इसे। देन वो कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2013 have been correctly calculated and recorded। जिस साल में हम बन रहे हैं वो कहता है उस साल की भी डेप्रिसिएशन सही कैलकुलेट होके रिकॉर्ड भी हो गई है, एक्सेप्ट सवाए इसके कि जो गलतियों की वजह से डेप्रिसिएशन का इशू है उसके अलावा डेप्रिसिएशन सही रिकॉर्ड हुई है। इस लाइन को समझने के लिए मेरा एक बस आसान सा सवाल अगर आप सुन के आंसर दे सकें। फर्स्ट एरर में जाएं जरा, फर्स्ट एरर में। ये बेटा जो लास्ट पॉइंट था, क्या 4,50,000 का जो एडवांस था, अगर प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हुआ था, 4,50,000 का एडवांस जो प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हुआ था, क्या उसके डेबिट होने से प्लांट एंड मशीनरी 4,50,000 ज्यादा होने से डेप्रीसिएशन 450,000 पे भी चार्ज हो नहीं गई होगी? फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन। एक अमाउंट गलत कैपिटलाइज हुई थी, गलत कैपिटलाइज हो गई थी, जिसकी वजह से प्लांट मशीनरी का की अमाउंट ज्यादा थी। तो जब रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो गलती से वो 4,50,000 जब भी एडवांस है, वो जो पैसे भी एडवांस हैं, उन 450,000 की अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज हो गई होगी क्योंकि ये अमाउंट पहले प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हुई भी थी, हालांकि इस पे चार्ज होनी नहीं चाहिए थी। तो मैं एक वर्ड अभी बोलूंगा, उसका मुझे एक आंसर देना है। क्या 4,50,000 पे डेप्रिसिएशन फिर हम रिवर्स नहीं करेंगे? यस नो में सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं, सब बताएं। देन माय डियर नंबर 2 पे आए जरा जी, वो कर लेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। देन माय डियर नंबर 2 पे आए, लास्ट सेंटेंस जो गलती थी, क्या जो अमाउंट हमने कैपिटलाइज की है, पहले कैपिटलाइज ही नहीं थी, पहले वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन 3 लाख रिपेयर में गई हुई थी, तो क्या रिपेयर अकाउंट में जाने की वजह से इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज हम करेंगे या पहले से हुई होगी? बताएं बताएं, हम चार्ज करेंगे? पहले चार्ज क्यों नहीं हुई होगी? पहले चार्ज हसन क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि साथ पहले चार्ज क्यों नहीं हुई होगी? ये तो अमाउंट पहले एसेट की कॉस्ट में डेबिट ही नहीं थी, ये तो रिपेयर में डेबिट थी। क्या इसकी वजह से एसेट की अमाउंट पहले कम नहीं आ रही होगी, और कम आने की वजह से जिन दो साहबान के मैं नाम बोले हसन है साथ,
क्या अमाउंट कम होने से इस अमाउंट पे फिर डेप्रिसिएशन रह गई होगी मिस्टर हसन एंड साद? जी माय डियर, मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, अब मेरे वर्ड सुने जरा। कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि अगर आप एसेट को कम कर रहे हैं, क्योंकि एसेट पहले ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर एसेट पहले ज्यादा था, गलती से ज्यादा था, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी ज्यादा चार्ज हुई होगी। तो एसेट को कम करने के साथ साथ फिर आप डेप्रिसिएशन भी कम करेंगे। सिमिलरली अगर एसेट पहले कम रिकॉर्ड था, तो एसेट को बढ़ाएंगे जब आप, तो जिस अमाउंट का बढ़ा रहे होंगे उस अमाउंट पे फिर आप डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, एसेट को बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, और अगर आप एसेट को कम करेंगे तो डेप्रिसिएशन भी कम होगी। मेरी बात कुछ क्लियर हुई है किसी को? सब बता दें, फाइनली सब बता दें एक दफा। देन माय डियर, अगर मेरे वर्ड्स को अभी अगर आप ना भी लिख सकें तो कोई इश्यू नहीं है, हम कल दोबारा यहाँ से डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी 2-3 मिनट हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ 1 मिनट जरा सुने। हमारी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है पहले वाली, हमने प्लांट एंड मशीनरी को 4,50,000 से क्रेडिट की है। उसकी वजह क्या है? पहले ये अमाउंट 450 डेबिट हुई थी, तो पहले ज्यादा डेबिट होने की वजह से अगर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, तो अमाउंट ज्यादा होने की वजह से इस अमाउंट पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई होगी। चार्ज हुई कैसे हुई होगी? 4,50,000 है। अच्छा, रेट 10% रिड्यूसिंग तो है, लेकिन अगर हम देखें तो गलती ये पहले साल है पहला साल ही, गलतियां दोनों इसी साल हुई हैं, तो शायद उस टेंशन की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट अवे इसी अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या मैं कह सकता हूँ 4,50,000 की डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड है, टू बी रिवर्स करनी हमने। और मेरे भाई साहब, आई तो नहीं है, लेकिन क्या गलती से डेबिट हुई भी है? शहाब साहब, होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन क्या हुई भी है, क्योंकि एसेट डेबिट हुआ हुआ है। शहाब प्लीज कंसंट्रेट यार, मैंने कब कहा डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए, लेकिन क्यों हुई होगी? क्योंकि एसेट की अमाउंट बढ़ गई है, गलती से बढ़ गई है शहाब। तो 4,50,000, सॉरी पूरा नहीं, सॉरी 45,000 चाहिए, 45,000 टू बी चार्ज। जी दूसरा सुने, ये जो एंट्री हमने की है इसमें प्लांट एंड मशीनरी बेटा हमने डेबिट किया है, हमने डेबिट। क्यों? क्योंकि पहले तो रिपेयर डेबिट थी। अब अगर हम बढ़ा रहे हैं साल के एंड में, तो ड्यूरिंग द ईयर ये तो गलती हुई भी है, तो पहले तो इसका मतलब एसेट 3 लाख से कम आ रहा होगा। 3 लाख से अगर कम आ रहा होगा, तो देयरफॉर 3 लाख पे पहले डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं हुई होगी। तो क्या इस 3 लाख पे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे? यस। लेकिन एक पॉइंट नंबर 2 जरा पढ़ लें, क्या बताएं, चार्ज पूरे साल की करूंगा? क्या 3 लाख पे पूरे साल की चार्ज करूं? क्या जनवरी भी काउंट करूं? क्या जनवरी में 21 को अगर ये एक्सपेंस हुआ है, तो इन द मंथ एसेट इज एक्वायर्ड वाली जो लाइन है, क्या 3 लाख पे हम पूरे साल की चार्ज करेंगे? ऑफ कोर्स, क्योंकि जनवरी में ये कैपिटलाइजेशन है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली पॉलिसी है, जनवरी भी काउंट होगा, क्योंकि जनवरी से मंथली शुरू होना है। फ्रॉम द मंथ इट इज एसेट इज यूज्ड एक्वायर्ड, तो 3 लाख इंटू 10% into 30,000 to be charged। तो एक दफा दोबारा मेरे वर्ड सुने, अगर एसेट हम डेबिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कोई मशीनरी वाला एसेट हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन का भी हम ही डिसीजन लेंगे, क्योंकि पहले तो एसेट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ हुआ। और मतलब एसेट अगर बढ़ाएंगे तो डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, और अगर एसेट कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हम चार्ज करने की बजाय रिवर्स करेंगे। मेरे सारे वर्ड्स ठीक हैं? मुझे बता के उठना है, पहले बता दें। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में लिखा हुआ है शराज दिस इज नॉट द राइट वे। बेटा आप प्लीज, आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते हो।
ऐसे एक अंधाधुंध सवाल आता है जैसे मैंने अज्यूम किया है। सवाल किसी ने नहीं पढ़ना, भी फिराज साहब क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस मेरे से पूछना। सवाल में क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन कमेंस फ्रॉम द मंथ। तो जनवरी के मंथ में, मंथ से शुरू होनी है, डेट से तो नहीं उसने कहा। फ्रॉम द डेट एसेट नहीं है, फ्रॉम द मंथ है। तो आप बेटा ऐसा कीजिएगा, काइंडली लिखने उठने से पहले जरा एक अपनी वर्किंग्स में नेक्स्ट पेज पे चले जाए, मेरे ख्याल जगह नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, फिर मैं एंट्रीज, मेरे ख्याल टाइम नहीं रहा, मैं इंशाल्लाह कल दोबारा रिवाइज करूंगा आपके ज़हन में। एक डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट की हेडिंग लिख के जरा दोनों अमाउंट्स और वर्किंग लिख के उठिएगा, फिर बाकी फाइनल कर लेंगे। तो भी चार्ज का मतलब है डेबिट करेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरी को 3 लाख से हम बढ़ा रहे हैं, तो देयरफॉर हम प्लांट एंड मशीनरी को उस 3 लाख पे फिर डेप्रिसिएशन भी मिस्टर फैजान चार्ज करेंगे। ठीक है मिस्टर फैजान? बेटा राशिद प्लीज सवाल पढ़े, खुदा के लिए सवाल पढ़े। एडवांस जुलाई में नहीं दिया यार, जनवरी में दिया है। राशिद पूरा सवाल हो गया और अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा, वो अगले साल जुलाई में एसेट आना है। प्लीज राशिद, प्लीज माय डियर, प्लीज खुदा के लिए सवाल पढ़े। जुलाई में एडवांस नहीं दिया है, प्लीज एडवांस जनवरी इस साल दिया है। जी माय डियर, इन एंट्रीज के बाद फिर क्वेश्चन फाइनल होगा। तो मैं अभी ये एंट्रीज है इसलिए आज करना नहीं चाह रहा, क्योंकि बात शायद मुझे 5 मिनट और करनी है और टाइम अब खत्म हो गया है। तो आप लोग इस तरह कीजिएगा, मुझे फाइनल एक रिस्पॉन्ड दे दें जरा सारे, यहाँ तक आपको कंफ्यूजन तो नहीं है? जी तलहा, वो कल डिसीजन लेंगे, कल डिसीजन लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ मुझे ये बता दें सब लोग कि यहाँ तक जो बात हुई है, प्लीज कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आप लोगों के? बेटा अनफॉर्चुनेटली बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं जिससे महसूस होता है कि सवाल खोले बगैर ही, बुक खोले बगैर ही सवाल करते हैं। प्लीज सवाल जरूर पूछें, लेकिन कभी ऐसा भी कोई सवाल होना चाहिए कि मुझे भी पता चले कि बच्चे ने कोई इन्फॉर्म सवाल किया है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, सर ये दिखा दें, सर उधर कर दें, सर ये दिखा दें, वो रह गया सर, प्लीज जूम कर दें, आउट कर दें, वगैरह वगैरह। प्लीज बेटा इस तरह बात नहीं बननी है, कंसंट्रेशन का काम होता है, साथ साथ चलने की कोशिश करें। जी मोहम्मद साहब, लिखा हुआ था डेप्रिसिएशन सही चार्ज होगी भी है, सवाए गलतियों के जो ऊपर मेंशन है, तो गलतियों की डेप्रिसिएशन हमने फिर रिकॉर्ड की है। हम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि गलतियों के अगेंस्ट हमने करना है। प्लीज, उसके क्वेश्चन का मतलब था कि सब कुछ ठीक है सवाए गलतियों के इफेक्ट के, तो गलतियों के इफेक्ट के अलावा हमने कुछ नहीं किया है। तो मौसम इसलिए हम करें क्योंकि गलतियों के इफेक्ट पे हमने ठीक करना। हमने जो गलतियां हुई हैं उनके डेप्रिसिएशन इफेक्ट्स को ठीक करना है। जी माय डियर, आज मेरी तरफ से कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। आप लोग प्लीज इसी को रिवाइज कर लीजिएगा, इसी डिस्कशन से इंशाल्लाह कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। आप लोग प्लीज इसको दोबारा रिवाइज करना। अल्लाह हाफिज।